एक छोटा बच्चा जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। हाँ, ये सुनने में बड़ा बचकाना लगता है, पर ये छोटा बच्चा मतलब लिटिल बॉय कोई इंसान नहीं है। ये नाम दिया गया था एक छोटी सी चीज को जिसने जापान को तबाह कर दिया। जापान के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। पर आखिर क्या था यह हमला? क्यों अमेरिका ने जापान पे इतना बड़ा हमला किया था? और आखिर तब ऐसा क्या हुआ था कि अपने देश को बचाने के लिए तब के टाइम के जापान के सारे लोग एक सुसाइड बॉम्ब की तरह काम करते थे? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए एक तरफ थे। पर अमेरिका की वर्ल्ड वॉर 2 में जुड़ने की कुछ अलग ही कहानी है। वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए ने काफी कुछ खोया था, जैसे कि पैसा और सोल्जर वगैरह। इसलिए इस बार वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने सोचा कि भाई मैं नहीं लूंगा वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा, मेरा बड़ा नुकसान होता है। पर जापान का सिर्फ एक अटैक जिसने जापान में एक ऐसा हमला करवा दिया जिसकी वजह से आज भी वहां के लोग डिसेबल पैदा होते हैं। कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता और किसी के पास हाथ और पैर ही नहीं है। ये कहानी है हिरोशिमा नागासाकी। ये है जापान के एम्परर हिरोहितो। इनके नाम में ही हीरो है। असल में इन्होंने जापान के लिए एक विलन की तरह काम किया है। इसका सपना था ग्रेटर एशिया बनाने का, इसलिए इसने फ्रांस पे अटैक करके उसके आसपास के सारे देशों को कैप्चर कर लिया। और इस वजह से अमेरिका को दिक्कत होने लगी, क्योंकि जिन देशों पे अमेरिका ने कब्जा कर रखा था उन देशों के पास आ रहा था जापान। अमेरिका ने सोचा कि अब हम इनको कॉपर, स्टील और आयरन तीनों चीजें देने बंद कर देते हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि जापान ये सब चीजें करनी बंद कर दे, क्योंकि जापान को ये तीनों चीजें बहुत जरूरत थी। पर जापान नहीं रुका तो अमेरिका ने उन्हें ऑयल बेचना बंद कर दिया। जापान का 70 से 80% ऑयल अमेरिका से ही आता था। अब जापान ने पूछा कि क्या दिक्कत है, हमें तुम ऑयल क्यों नहीं भेज रहे? तो अमेरिका ने कहा कि तुम सारे देशों पे कब्जा करने लग रहे हो, और अगर तुम्हें ये सब चीजें चाहिए तो पहले तो जिन देशों पे कब्जा कर रहे हो उन्हें छोड़ो, और दूसरा जो तुमने जर्मनी और इटली के साथ अलायंस बना रखी है उसे तोड़ दो। मतलब अमेरिका सीधी बात ये कहना चाहता था कि तुम वर्ल्ड वॉर 2 से पीछे हट जाओ। पर जापान के एम्परर हिरोहितो को ये बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा तू जा अमेरिका, हम दूसरे देशों से ऑयल छीन लेंगे। पर दिक्कत ये थी कि वो सारे देश भी अमेरिका के दोस्त थे, मतलब जापान पे हमला अमेरिका अभी भी कर सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर उन्हें ग्रेटर एशिया बनाना था तो उसमें आता था फिलीपींस, मतलब उन्हें फिलीपींस भी चाहिए था। लेकिन उस समय फिलीपींस अमेरिका की टेरिटरी होती थी, और अगर उस पर कब्जा नहीं करेंगे तो ग्रेटर एशिया कैसे बनेगा? अब जापान के एम्परर ने सोचा कि जब सारी दिक्कत अमेरिका से ही है तो क्यों ना सीधा उन पे ही हमला करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, जापान से बहुत ज्यादा ताकतवर था अमेरिका। तो जापान ने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई। 7 दिसंबर 1941 को जापान के 350 नेवी एयरक्राफ्ट ने यूएसए के पर्ल हार्बर बे के मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया, जिसमें यूएसए के 2000 से ज्यादा लोग, 19 नेवी शिप्स और 188 एयरक्राफ्ट खत्म हो गए। और हुआ भी ऐसा ही। उसी दिन जापान ने जाकर फिलीपींस पे कब्जा कर लिया। अभी तक तो अमेरिका चुप था कि मैं नहीं बनूंगा वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा, लेकिन इस बिना किसी वार्निंग के अटैक के बाद अमेरिका डिक्लेयर करता है दैट दे आर ऑफिशियली ज्वाइनिंग द वर्ल्ड वॉर 2। December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation, and at the solicitation of Japan was still in conversation with its government and its emperor, looking toward the maintenance of peace in the Pacific. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. जब अमेरिका ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करी तो जापान ने पहले चाइना और ब्रिटेन के थोड़े हिस्से पे कब्जा कर रखा था, इसलिए ये दोनों भी जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और वहां पे दूसरी तरफ जर्मनी और इटली ने यूएसए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। अब इनमें बहुत वॉर हुई और जर्मनी और इटली दोनों हार गए। बचा तो सिर्फ जापान, पर जापान ने कहा मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। इसलिए जापान के एम्परर हिरोहितो ने अपने देश के लोगों को एक गोले की तरह यूज किया। जैसे नॉर्थ कोरिया के लोग वहां के लीडर को सब कुछ मानते हैं, ऐसे ही तब जापान के लोग अपने लीडर को सब कुछ मानते थे। उसके लिए लोग मरने मिटने को तैयार थे। उन लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश किया गया था
कि अगर कोई वॉर नहीं करेगा या वॉर का अपोज करेगा तो वो सीधा देश के खिलाफ है और उसे मार देना चाहिए। और इन दी एंड वो सबको मार ही देते थे। उनको ऐसे बताया जाता था कि तुम्हारा तो काम ही ये है अपने एम्परर के लिए जान देना। दूसरे देश के लोग और तुम में यही तो फर्क है। अब जापान की मिलिट्री में कामिकाजे नाम का एक ग्रुप बनाया जिनका काम था तुम फाइटिंग प्लेन्स में बैठो और एनिमी के पास जाकर फट जाओ। अब वो लोग तो इतने ज्यादा ब्रेन वॉश थे कि वो लोग ऐसा कर देते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो लोग अपने परिवार को लेटर लिखते थे कि ये सब चीजें हमारे साथ जबरदस्ती हो रही हैं, हमें यहाँ से निकलना है पर हम यहाँ से निकल नहीं सकते। और दूसरी तरफ वहाँ की जनता को भी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या फिर कोई औरत हो, उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी एक सुसाइड बॉम्बर बनने की। अब उस समय जापान में भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बुरी तरह देश की हालत खराब थी। तो अमेरिका ने सोचा यार अब वो लोग थक गए होंगे, जाके सीधा सब कुछ घेर लेते हैं। अमेरिका ने सोचा कि जमीन से होते हुए जाएंगे और सारे देश को घेर लेंगे। बट वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो अमेरिका के लिए भी चौंकाने वाली चीज थी और जापान उस लड़ाई को जीत जाता है। लेकिन उसके थोड़े समय बाद हुआ हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक। पर शुरू में अमेरिका जापान से हारा क्यों, और हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बाद भी जापान ने सरेंडर क्यों नहीं किया, उसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, वो इस वीक में आ जाएगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया था कि जो इंडियंस इलीगली अमेरिका जाते हैं उनका वहां पे क्या होता है। उनके सपने तो बड़े बड़े होते हैं पर आखिरकार उन्हें वहां जाकर करना क्या पड़ता है, आखिर कितनी दर्दनाक है उनकी कहानी, ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।